गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी करने में एकदम व्यस्त हैं। आइए क्लास शुरू करने से पहले जो हमने पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने इंग्लिश सीखने की इस जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया था और हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेंटेंस क्या होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेंटेंस में हमने पढ़ा था किस चीज को? हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि सेंटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का यहाँ मतलब हमारा था कि सेंटेंस के बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी एलिमेंट्स मतलब जिन चीजों से मिलकर कुछ बनता है। तो इसका मतलब ये है कि वो बेसिक चीजें क्या हैं जिनसे मिलकर हमारा क्या बना है, सेंटेंस बना है। तो वो तीन चीजें मैंने आपको बताई थी। क्या क्या थी वो तीन चीजें? उनमें से पहली थी हमारे वर्ड्स, कि जो हमारे सेंटेंस का पहला एलिमेंट्स है और जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो क्या है? वो है वर्ड्स। उसके बाद मैंने बताई थी आपसे क्या, फ्रेजेस के बारे में, कि जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, सेकंड एलिमेंट है सेंटेंस का, वो है फ्रेजेस। क्या है? फ्रेजेस हैं। उसके बाद जो मैंने थर्ड एलिमेंट आपको बताया था, वो थर्ड एलिमेंट है आपके क्या, वो थर्ड एलिमेंट थी आपकी क्लाउजेज। क्या थी? क्लाउजेज। अब हमने पढ़ लिया था कि वर्ड्स ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम कहते हैं जिसका अपना एक कुछ मीनिंग हो, और फ्रेजेस जो होती हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं जिनका अपना कुछ पर्टिकुलर मीनिंग हो। और फ्रेजेस का मीनिंग वर्ड के मीनिंग से थोड़ा ज्यादा होता है और क्लाउजेस का मीनिंग फ्रेजेस से थोड़ा ज्यादा होता है। और ऐसे ही फिर सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है। यानी मीनिंग की शुरुआत एक छोटे टुकड़े पर जो हुई थी, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मीनिंग देता है हमें वर्ड। एक वर्ड से हमें मीनिंग मिलता है। मैंने ये बताया था कि आपको ने ग्रुप ऑफ लेटर्स मिला है, जैसे मैंने टी ई ए, तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स बन गया क्या, टी, यानी कि चाय। उसके बाद ई ए टी, इस तरीके से बन गए ईट, तो इसका मतलब होता कुछ खाना या फिर किसी चीज को चबा के निगल लेना। तो ऐसे ही अपने जो ग्रामेरियन थे, जो इंग्लिश वाले थे, जिन्होंने इंग्लिश को बनाया, उन्होंने इनके वर्ड्स को इस तरह से बनाया कि इंग्लिश अल्फाबेट जो है आपकी, उसमें जो लेटर्स हैं उनके ग्रुप बनाए और उन ग्रुप के साथ एक मीनिंग अटैच कर दिया। तो उसके बाद उस मीनिंग को कन्वे करने के लिए उस ही वर्ड का यूज किया जाने लगा। जैसे आपके यहाँ मान लीजिए, जैसे ऑरेंज को ऑरेंज क्यों कहते हैं? हो सकता है ऑरेंज को किसी और भाषा में कुछ और कहते हो, लेकिन यहाँ हम इंग्लिश की अगर बात करें तो ऑरेंज को ऑरेंज ही क्यों कहा जाता है? जैसे आपने देखा होगा ऑरेंज को ही हिंदी में संतरा बोलते हैं। तो देखिए चीज वही है, एक चीज को एक दूसरी लैंग्वेज में कुछ और कहा जाता है, एक दूसरी लैंग्वेज में कुछ और कहा जाता है। उसी चीज के लिए किसी दूसरी लैंग्वेज में, जैसे मान लीजिए संतरा ही है कुछ इस तरीके से, बाकी तो मुझे नहीं पता, ये तो कुछ और ही बन गया। तो ये जो संतरा है अभी की फिलहाल के लिए मान लो, तो अगर हम देखें, अगर हम हिंदी में बात करें तो इसके लिए जो ग्रुप ऑफ लेटर जो अक्सर हुए हैं वो एस, ने, से, ने, ते, रे, इस तरीके से यूज हुए हैं। अगर हम बात करें ऑरेंजेस कुछ इस तरीके से, तो इसमें ओ आर ए इस तरह से जो लेटर्स हैं वो यूज हुए हैं। उन लेटर्स का एक ग्रुप बना है और हमने अटैच कर दिया इस फ्रूट के साथ, कि आज से इस फ्रूट को ये बोला जाएगा। जैसे ही इस ग्रुप ऑफ लेटर्स को एक साथ देखो तो समझ जाना कि उस फ्रूट की बात चल रही है। जैसे हमने देखा होगा DOG, डॉग। अब हमने क्या काम किया, डी उठाया, ओ उठाया, जी उठाया, हमने इन ग्रुप ऑफ लेटर्स के साथ एक मीनिंग अटैच कर दिया। और जैसे ही ये ग्रुप ऑफ लेटर्स सबको दिखाई देगा तो ये एक मीनिंग कन्वे करेगा, और इस तरीके से कन्वे करेगा कि इससे एक डॉग यानी पर्टिकुलर जानवर, एनिमल जो एक कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिसको हम डॉग कहते हैं, वो होगा। अब देखिए ज्यादा चीजों को कंफ्यूजिंग ना करें उसके लिए हमें बस इतना याद रखना है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स को ही वर्ड कहते हैं
और ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर जिसका एक मीनिंग हो, कुछ मीनिंग, ऐसा ना हो कि मीनिंग उल्ट फुल्ट हो या हो ही ना। सारे कोई भी ग्रुप ऑफ लेटर रैंडम्स उठा के अगर हमने लेटर्स का ग्रुप बना लिया तो वर्ड नहीं कहलाएगा। अब हमें पता है कि जैसे हम अपनी लैंग्वेज जब हम बोलते हैं, कहते हैं, बताते हैं या सुनते हैं, तो उस सारी लैंग्वेज में हम वर्ड्स का यूज करते हैं। अब वो इतने सारे वर्ड्स जो होते हैं उनका अपना एक मीनिंग होता है जिसको वो कन्वे करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश सीखने की, तो इंग्लिश में इतने सारे वर्ड्स हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से वर्ड को कब यूज करना है या कौन से वर्ड का क्या काम है, क्या नाम है। तो इसी चीज के लिए हमने बनाया, किस चीज को, इसी चीज के लिए हमने बनाया पार्ट्स ऑफ स्पीच को। कल हमने यहां तक चीजों को पढ़ लिया था और पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था। आइए उस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। तो अगर हम बात करें तो आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि जो वर्ड क्लासेस होती हैं, वर्ड क्लासेस मतलब कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स, कि इंग्लिश में इतने सारे वर्ड्स हैं। जैसे आपको पता है कि हर एक लैंग्वेज की अपनी एक डिक्शनरी होती है जिसको हम शब्दकोश बोलते हैं। उस डिक्शनरी में उस लैंग्वेज का हर एक वर्ड लिखा होता है और उस वर्ड से क्या मीनिंग अटैच्ड है वो उसके साथ लिखा होता है। उम्मीद करता हूं ये बात आप सभी को पता होगी। ऐसे ही जो इंग्लिश है उसकी भी अपनी डिक्शनरी है, उसमें 2000, 3000, 5000, 6000, 10,000 जो भी वर्ड हैं, उन वर्ड का अपना एक अलग, ऐसा समझ लिए कि अपना एक अलग काम है सबका, और वो कितने तरीके के काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने उनको कैटेगराइज कर दिया। जैसे अगर हम बात करें एक डिपार्टमेंट, आप मान लीजिए कि कहीं भी मान लीजिए आप एक बैंक में जाते हैं, जब आप पैसे विड्रॉ करने जाते हैं, तो जब आप बैंक में जाते हो तो वहां पर 6, 7 या 8 व्यक्ति आपको मिलेंगे। एक व्यक्ति होगा जो आपको पैसे देगा और आपसे पैसे लेगा। एक व्यक्ति होगा जो आपकी पासबुक में आपको एंट्री करके देगा। एक व्यक्ति होगा जो वहां मैनेज संभाल रहा होगा, मैनेजर टाइप या जो भी आप जिसे कहते हो, फील्ड ऑफिसर या कुछ भी। या फिर ऐसा मान लीजिए कि आप अपने स्कूल में जहां भी पढ़कर आए हैं या पढ़ रहे हैं, वहां पर क्लासेस को कैसे मैनेज किया जाता है कि हिस्ट्री को मैनेज करेंगे ये वाले टीचर और इंग्लिश को मैनेज करेंगे ये वाले टीचर। यानी वहां पर हर इंसान का अलग अलग काम है और अलग अलग नाम है। इतना समझ आया? दूसरा, अगर आप इस एग्जांपल से भी नहीं समझते हैं तो आप ये समझिए कि आपका अपना एक ग्रुप है फ्रेंड का, और आपके फ्रेंड, अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपके फ्रेंड आपस में, आप सबके काम डिफरेंट है। आप कुछ और करते होंगे, आपके फ्रेंड कुछ और करते होंगे, यानी आपके नाम अलग हैं, हो सकता नाम सिमिलर हो, ये एक एक्सेप्शन है, और काम अलग है। या फिर आप ऐसे भी नहीं समझो तो मैंने जो वो पिकनिक का एग्जांपल दिया था कि आपने क्या काम किया कि आपकी पूरी क्लास एक पिकनिक पर गई है, आप मान लीजिए 100 लोग हैं। उन 100 लोगों में से क्या हुआ कि हमने ग्रुप बना लिए, कैटेगरी बना ली, क्लासेस कर ली कि साहब हम 10 10 10 हो जाते हैं। तो ऐसे टोटल 10 ग्रुप बने, 10 10 लोगों के। हमने कहा कि ग्रुप 1 तुम्हारा काम है ये कि तुम्हें कपड़े धोने हैं। ग्रुप 2 तुम्हारा काम है क्या कि तुम्हें बाहर से जाकर सब्जी लेके आनी है। यानी हमने ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 ऐसे ही नाम बना लिए उनके, यानी उनके नाम बनाए और फिर नाम बनाने के बाद उनकी कैटेगरी जो भी थी उनको एक एक काम पकड़ा दिया। ऐसे ही इंग्लिश में जो इतने सारे वर्ड्स हैं, हमने उनकी कैटेगरी बनाई टोटल 8। हमने उन कैटेगरी का नाम बनाया, फिर उन 8 कैटेगरी का काम बनाया, जिन्हें हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है इंग्लिश में एस्टैब्लिश्ड, वो होती है 8। और उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की 8 जो कैटेगरी है, वो ऐसा मान लो वर्ड्स की,
उनके नाम क्या है, उनके काम क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए आज की क्लास में हम 1 बाय 1 उनका नाम और उनका काम सब पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कमांड नहीं होगी, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं सीखेंगे, तब तक हम इंग्लिश को नहीं सीख पाएंगे। एक अच्छी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं होगी, अब मैंने आपसे बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है कि वर्ड के नाम, कैटेगरी के नाम कि किस कैटेगरी का है वो और उसका क्या काम है। अब मैंने आपको जो बताया था, एग्जांपल दे दिया था कि मान लीजिए अगर आपका टीचर जो आपको पिकनिक पर लेकर गया है वो ग्रुप 1 या इतने सारे 10 ग्रुप में से अगर उसे पता है कि मुझे सब्जी लाने के लिए जो बच्चे चाहिए वो ग्रुप बी के हैं, तो वो क्या ग्रुप 1 के पास जाएगा, ग्रुप ए के पास जाएगा सॉरी, या बी के, सी के, डी के, किसके पास? यानी जिस ग्रुप का जो काम है हम उसी से ही करवाएंगे तो ही बेहतर है। तो इसका मतलब यह है कि हमें हर एक ग्रुप का क्या काम है ये पता होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए बाजार में इतनी सारी दुकानें लगती हैं, तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कौन सी दुकान पे क्या सामान मिलेगा, हम भटकते रहेंगे या नहीं। आप मान लीजिए जूते खरीदने जाते हैं कहीं बाजार से, बाजार का मतलब यहाँ मार्केट है, दुकान से गए, लेकिन आप गए थे जूते खरीदने के लिए, कपड़ों की दुकान में चले गए, गए थे जूते खरीदने के लिए, चले गए लाली लिपस्टिक पाउडर की दुकान पे, तो जो सामान आपको चाहिए आपको वहीं पहुंचना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही आपको इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करने हैं उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस लिए वर्ड चाहिए। जिस लिए आपको वर्ड चाहिए होंगे उस लिए हम उसका यूज कर लेंगे। अभी चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, आइए हम समझते हैं कल की चीज को पहले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होती हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। These are the parts of speech in our English language। ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम तो हमें पता चल गया 8 होगा, अब इनका काम क्या है। तो जब हमें इनका काम पता चल जाएगा तो जिस जगह पर हमें नाउन की जरूरत होगी, यानी नाउन जो काम करता है अगर हमें वो करवाना है तो हम नाउन का यूज करेंगे। प्रोनाउन जो काम करता है हमें वो काम करवाना है, वर्ड्स के थ्रू वो चीज करनी है तो हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। जो एडजेक्टिव का काम है अगर वो करवाना है तो हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है ना, कि जिसकी हमें यूज है, जिस वर्ड का हमें यूज है उस कैटेगरी के वर्ड को ही यूज करेंगे अब हम, और यही हमारी मदद करेगा फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में, एंड और मैनी थिंग्स, फिलर्स आते हैं या इतनी सारी चीजें जो आती हैं उसमें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखने की। तो हमने आपसे कल बताया था कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं वो 8 होती हैं, लेकिन वो एकेडमिक लेवल तक चीजें ठीक थी। यानी जब आप 6, 7, 8, 9, 10th या जब आप इन क्लासेस में थे तब तक के लिए वो चीज ठीक थी। लेकिन हम यहाँ इंग्लिश सीख रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लैंग्वेज लर्न करने के लिए, कि हमें लैंग्वेज की एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। तो उस बेहतर अंडरस्टैंडिंग को लाने के लिए हमें एक बेहतर तरीके से चीजों को समझना पड़ेगा। तो उस बेहतर तरीके से चीजों को समझने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी बेहतर से समझना पड़ेगा, और उसके लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस तरह से पढ़ेंगे जो हमारी लर्निंग को थोड़ा सा इनहेंस करे। तो आइए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। तो पहली कैटेगरी होंगी प्राइमरी पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्राइमरी वर्ड हम जिन्हें बोल देंगे। दूसरी होंगी सेकेंडरी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिन्हें हम क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वर्ड क्लासेस या सेकेंडरी वर्ड कैटेगरी। कितना समझ आया। अब ये प्राइमरी क्या होती है और
सेकेंडरी क्या होती हैं? तो जो प्राइमरी वर्ड क्लासेस होती हैं एक्चुअली वो होती है नाउन, उसके बाद क्या होती है वर्ब, उसके बाद क्या होती है एडजेक्टिव और उसके बाद एडवर्ब। ठीक, तो ये जो चार वर्ड कैटेगरीज हैं, ये जो चार पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, हम इनको बोलते हैं प्राइमरी पार्ट्स ऑफ स्पीच या प्राइमरी वर्ड क्लासेस या प्राइमरी वर्ड कैटेगरीज। तीनों का मतलब एक है, वर्ड कैटेगरीज मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब वर्ड क्लासेस। इतना समझ आया? अब यहाँ प्राइमरी से हमारा क्या मतलब है? तो प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या मतलब है? प्राइमरी और सेकेंडरी से हमारा यहाँ मतलब है कि दीज आर द इंपॉर्टेंट एंड दीज आर द, ये इनके मुकाबले थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। अब वो पूछिए क्यों? क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस फॉर्म करने के लिए जो हमें बेसिक नीड होती है वो प्राइमरी वर्ड क्लासेस की होती है, प्राइमरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की होती है। आप बिना प्राइमरी पार्ट्स ऑफ स्पीच के, सबके नहीं, जो ऊपर वाली दो हैं यानी नाउन और वर्ब, एक बार को नाउन के बिना भी बना सकते हो लेकिन वर्ब के बिना सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता। तो दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ऑफ द सेंटेंस। दूसरा रीजन क्या है इनको प्राइमरी और सेकेंडरी में कन्वर्ट करने का? दूसरा रीजन है कि प्राइमरी वर्ड क्लासेस जो होती हैं वो चेंजेबल है, डायनामिक्स है, और जो सेकेंडरी यानी इन चारों से जो बची हैं चार, वो सारी सेकेंडरी इसलिए है कि वो नो चेंजेबल है, उनमें वृद्धि नहीं हो रही। जैसे मैं प्रोनाउन की बात करूं, अभी प्रोनाउन चेंजेबल नहीं है। क्या आपने सुना है कि कोई नया प्रोनाउन आया है? लेकिन हाँ, नाउन डेली ऐड होते हैं, नाउन वर्ब डेली ऐड होती है। अब देखिए एक एग्जांपल की बताता हूं, जैसे अब से अगर हम 20 साल पहले, 30 साल पहले अगर हम अपने दादाजी के जमाने में जाएं, तो अभी आप कहते हो ना कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो गूगल कर लो। गूगल किसी चीज को करना मतलब कोई एक्टिविटी, तो यहां गूगल करना एक एक्टिविटी है। लेकिन अगर हम गूगल वर्ड देखें तो यहाँ प्लीज गूगल इट, अगर हम कहें किसी से कि प्लीज गूगल इट, इसका मतलब क्या है कि इसे गूगल पे जाकर देखिए, यानी हम उससे एक्टिविटी करने को बोल रहे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो गूगल है एक वर्ब है, लेकिन क्या ये अब से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले हुआ करती थी हमारे दादा के जमाने, परदादा के जमाने में? तो अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो उस समय ये सब चीजें नहीं थी, उस समय ये सारी चीजें नहीं थी। तो जब हमारी ये चीजें नहीं थी, अब ये ऐड हुई हैं, तो इसका मतलब नाउन्स भी बढ़ रहे हैं, वर्ब्स भी बढ़ रही हैं, एडजेक्टिव भी बढ़ रहे हैं और एडवर्ब भी बढ़ रही हैं। लेकिन प्रोनाउन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन जितनी पहले थी उतनी ही आज हैं और कम हो गई हैं। अब देखिए आपको एक फैक्ट की बात बताता हूं, जैसे जैसे इंग्लिश मॉडर्न होती जा रही है ना, जैसे आपने नंबर पढ़ा होगा कि इंग्लिश में दो नंबर होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर हम बात करें ओल्ड इंग्लिश की तो उसमें डुअल भी हुआ करता था, जैसे हिंदी में होता ना एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और इंग्लिश में केवल दो होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल। लेकिन पहले वाली जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें डुअल नंबर भी हुआ करता था, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों। लेकिन जैसे जैसे इंग्लिश इनहेंस हो रही है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने चीजों को थोड़ा सा आसान बना लिया है। तो इतना समझ आया कि प्राइमरी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी पर्पस। क्यों? क्योंकि ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं सेंटेंस का, इनकी मदद से सेंटेंस फॉर्म होता है। ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी वर्ड क्लासेस आर लेस इंपॉर्टेंट, कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इनको पहले अंडरस्टैंड करेंगे, इनको समझेंगे एक अच्छी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हमें पता है कि कोई नया वर्ड आएगा, या तो नाउन हुआ या वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। क्योंकि एयरफोर्स एग्जाम हुआ, सीडीएस या जितने डिफेंस एग्जाम हुए, आजकल तो बहुत सारे एग्जामों में पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछने लगा है कि कोई एक वर्ड आपको सेंटेंस में दे देगा और बताओ कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि उसका काम क्या है, फंक्शन क्या है।
अब उसका फंक्शन डिसाइड होगा कि वो सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। अब हमें इसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच से, जिसका नाम है नाउन। अब देखिए, बचपन से आप अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच कभी भी आपने पढ़ी हैं तो आपने सुना होगा कि कोई एक ऐसा टीचर एक सिंगल नहीं रहा होगा जिसने पहले वर्ब या कुछ और बोला हो। जब भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे सामने आज तक आई है वो आई है केवल और केवल नाउन, फिर उसके बाद प्रोनाउन, फिर उसके बाद जो भी ऐसे आती गई, लेकिन सबसे पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन ही क्यों है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन ही क्यों? इसका भी एक रीजन है, क्योंकि इस इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स यूज हैं, चाहे वो वर्ब हैं, चाहे वो प्रीपोजिशन है, चाहे वो प्रोनाउन है, एवरी वर्ड की जो डिफॉल्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वो नाउन ही होती है। कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, प्रोनाउन भी नाउन होते हैं? हाँ, मैं समझाऊंगा कैसे। आइए हम समझते हैं पहले इसकी डेफिनेशन को, जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए समझनी है। तो जो हमारा नाउन होता है ये रेफरेंस टू समवन और समथिंग होता है। अब यहाँ रेफरेंस का मतलब क्या है? यहाँ रेफरेंस से हमारा मतलब है कि जो हमें बताए, समवन यानी किसी पर्सन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, या फिर किसी थिंग के बारे में, किसी चीज के बारे में। यानी नाउन एक ऐसी पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसे पढ़कर, देखकर, सुनकर हमें ये पता चलता है कि किसी पर्सन या किसी व्यक्ति के बारे में हमसे बात की जा रही है। कि कोई पर्सन या कोई थिंग को अगर रेफर कोई वर्ड कर रहा है, मतलब रेफर करने का यहाँ कि अगर किसी वर्ड के थ्रू, किसी वर्ड के द्वारा हमें किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु यानी किसी भी चीज का, किसी पर्सन का पता चल रहा है, उसके बारे में पता चल रहा है, तो वो वर्ड हमारा नाउन कहलाता है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें, इतने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच या इतने सारे वर्ड हैं, तो हमें उन वर्ड के बारे में जो बता रहा है, या आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहले जब पढ़ा होगा इससे पिछली क्लास में, तो वहां मैंने लिखा था नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का नाम, जो किसी चीज को नाम दे, नाम मतलब आइडेंटिटी दे, तो वो वर्ड क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। अब अगर हम बात करें कि ये सबको पता है कि जो आई, वी और यू होते हैं ये प्रोनाउन होते हैं। जैसे आपने ये प्रोनाउन तो तीनों पढ़े ही होंगे, आप चाहे कितने ही बिगनर्स हो इंग्लिश में, लेकिन ये तीन चीजें आपने जरूर पढ़ी होंगी। आई, वी, यू, दीज आर द प्रोनाउन। लेकिन ये प्रोनाउन तब कहलाएंगे जब प्रोनाउन की कैटेगरी में तब आएंगे जब ये प्रोनाउन जैसा एक्ट कर रहे होंगे। अगर ये प्रोनाउन जैसा एक्ट मतलब अगर प्रोनाउन का काम जो है अगर ये कर रहे हैं तो ही ये प्रोनाउन है। अगर ये वो काम नहीं कर रहे तो ये प्रोनाउन के नाम है और ये नाउन है। अभी नहीं समझ में आया होगा, आइए एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने कहा आई इज ए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। दूसरा मैंने लिखा आई एम अ टीचर। ठीक, अगर हम दोनों जगह ऑब्जर्व करें तो यहां पर जो ये आई है ये यहां सब्जेक्ट है, इस वर्ब के बारे में, सॉरी इस वर्ब को लिंक कर रहा है इससे कि जो आई है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो यहाँ ये सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, ये यहाँ किसी नाउन की जगह पर यूज नहीं हुआ। आपको क्या पता है
कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो प्रोनाउन होते हैं वो रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होते हैं, यानी नाउन की जगह पर जिन्हें यूज किया जाता है वो सारे प्रोनाउन होते हैं। लेकिन पहले सेंटेंस को अगर आप पढ़ोगे तो उसका मतलब ये है कि आई एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। क्या यहाँ आई किसी पर्सन के लिए यूज किया गया है, किसी पर्सन के नाम पर यूज किया गया है? तो जवाब है नहीं। हम यहां सिंपली बता रहे हैं कि आई इज ए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आई इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कुछ इस तरीके से हमने लिखा, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो यहां हम आई किसी पर्सन के स्थान पे थोड़ी ना यूज कर रहे, हम सिंपली ये बता रहे हैं कि जो आई है वो इंग्लिश लैंग्वेज का एक लेटर है, ठीक। तो यहां पर ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, लेकिन ये किसी व्यक्ति के स्थान पर यूज नहीं हुआ, किसी नाउन के स्थान पर यूज नहीं हुआ, और नाउन की जगह पर यूज होगा तो ही प्रोनाउन कहलाएगा, अन्यथा ये क्या है बेटा? नाउन है। अभी भी चीजें क्लियर नहीं होंगी। अब देखिए इस एग्जांपल से समझिए, जो ये ऊपर लिखा है ये एग्जांपल क्या है? आई एम अ टीचर। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, तो जैसे मैंने आई बोला तो इसका मतलब मैंने अपने नाम की जगह, जो मेरा नाम है उसकी जगह आई यूज करा है, ठीक। तो किसी नाउन की जगह पर अगर ये यूज अब हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। अन्यथा ये क्या है? एक प्रोनाउन का नाम है, और किसी भी चीज का नाम क्या कहलाता है? नाउन। तो इसका मतलब ये भी क्या है? नाउन। अब बिना कंफ्यूजन हुए सबको ये समझना है कि एवरी वर्ड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज डिफॉल्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच उसकी नाउन होती है। अब वो सेंटेंस में किस तरह से यूज किया गया है, सेंटेंस में उसका फंक्शन क्या है, उससे डिपेंड, उससे बदलती है उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर उसको प्रोनाउन की तरह यूज किया गया तो वो प्रोनाउन है, अगर वर्ब की तरह तो वो वर्ब है। देखिए आप ना पहले से, ये मैंने आपको क्यों समझाया, क्योंकि आप पहले से ही अपने दिमाग में ये चीज निकाल दें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच फिक्स होती हैं किसी भी वर्ड की। कोई भी वर्ड अगर इंग्लिश लैंग्वेज में है वो, जैसे मैं अभी आपको बताता हूं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं हेल्प, मैंने लिखा आई नीड योर हेल्प। दूसरा मैंने लिखा आई हेल्प्ड पुअर पीपल। अब देखिए अगर हम यहां गौर से देखें तो ये जो हेल्प है और यहां जो ये हेल्प है, तो यहां पे जो हेल्प है और यहां पे जो हेल्प है, यहां हमने डिटर्मिनर के साथ, या आप एडजेक्टिव कह लीजिए, उसके बाद यूज किया है, तो ये यहां नाउन हो गया। लेकिन यहां पर हमने एज अ वर्ब इसको यूज किया है तो ये वर्ब हो गया। तो सेम वर्ड जो हेल्प है वो सिमिलर वर्ड दोनों जगह, लेकिन ये एक जगह नाउन है और एक जगह वर्ब है। देखिए अभी आप ये मत सोचिए कि नाउन कैसा है हमें कैसे पता चलेगा, ये वर्ब कैसे है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो अभी कोई इंग्लिश लेक्चर्स कंप्लीट थोड़ी ना हो गए। मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि आप पहले से ही अपने दिमाग में ये बात ना बैठा लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच फिक्स होती हैं वर्ड की, कि साहब ये वर्ड तो यही होता है, एडजेक्टिव ही होता है या वर्ब ही होता है। नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच फंक्शन से डिसाइड होती हैं कि वो सेंटेंस में क्या फंक्शन कर रहा है, मतलब क्या काम कर रहा है। तो जैसा उसका सेंटेंस में काम, वही उसकी कहलाएगी पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर ये वर्ड जो हेल्प है, अगर सेंटेंस में वो काम कर रहा है जो वर्ब का है, तो ये वर्ब बन जाएगा। अगर ये वो काम कर रहा है जो नाउन का है, तो ये नाउन बन जाएगा। तो बस आपको इतना याद रखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड होती हैं वर्ड का फंक्शन क्या है, यानी काम क्या है सेंटेंस में। तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए सेंटेंस के अंदर वर्ड का फंक्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी। यहां मैंने आपको पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करी है कि नाउन जो होती है वो हमें किसी पर्सन या किसी थिंग को बताती है, या फिर उसके नाम को बताती है, आप ऐसे याद कर लीजिए। यानी जिस वर्ड से हमें किसी पर्सन किसी थिंग के बारे में पता चले,
जैसे मैंने बोला राम, तो किसी पर्सन की इमेज हमारे दिमाग में आ रही है। जैसे मैंने बोला बुक, तो एक वस्तु की इमेज हमारे दिमाग में आ रही है। लेकिन जैसे मैंने बोला हुलुलुलु, तो क्या कोई चीज आपके दिमाग में बन रही है? तो जवाब होगा नहीं। तो बेटा हर एक वर्ड जिसके साथ किसी पर्सन या किसी थिंग का नाम अटैच्ड है, या जिससे किसी पर्सन या किसी थिंग का मीनिंग कन्वे हो रहा हो, कुछ पता चल रहा हो, उसको बोलते हैं नाउन। दूसरी डेफिनेशन जो मैंने पहले बताई थी वो क्या, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, कि किसी भी चीज का नाम क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। या फिर किसी भी चीज की जो आइडेंटिटी होगी वो उसका नाउन कहलाएगी। उम्मीद करता हूं पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको क्लियर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। और प्राइमरी में पहली थी नाउन, दूसरी थी वर्ब। अब हमारी जो दूसरी है वो है वर्ब। अब देखिए वर्ब क्या होती है, ये रेफरेंस्ड होती है किसी एक्शन का या किसी स्टेट का। अब ये एक्शन और स्टेट क्या होती है? एक्शन का मतलब होता है कि जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसा मान लीजिए इंग्लिश में इतने सारे वर्ड हैं जो वर्ड किसी एक्टिविटी को बताए। जैसे मैंने कहा राम, तो आपके दिमाग में एक पर्सन की इमेज बनी। मैंने कहा बुक, मैंने कहा मैंगो, मैंने कहा टेबल। तो आपके दिमाग में जो भी चीजें क्रिएट हो रही हैं वो किसी थिंग या किसी वस्तु की हो रही हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा भागना, दौड़ना, खाना पीना, उड़ना, चलना, लेटना, सोना, हंसना, तो ये सारी चीजों से अब किसी पर्सन या किसी थिंग के बारे में हमें पता नहीं चल रहा। अब जो ये वर्ड हमें बता रहे हैं, खाना पीना या फिर आपका चलना, हंसना, रोना, इससे हमें किसी एक्टिविटी के बारे में पता चल रहा है। किसी भी क्रिया आप कह सकते हो, लेकिन मैं बचूंगा उससे। किसी एक्टिविटी के बारे में पता चल रहा है कि यहां पर कोई चीज हो रही है या फिर कोई चीज कर रहा है। अब देखिए पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच जो किसी पर्सन या किसी थिंग के लिए हमने यूज की है। अब दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने वर्ड जो बनाई है, वर्ब, वो क्यों बनाई है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि जो ये राम है, अब ये राम एक पर्सन को रेफर कर रहा है, तो ये एक नाउन हुआ। तो ये जो नाउन हो गया, तो हमने इसके नीचे लिख दिया नाउन। अब हमें ये बताना है, आगे फर्दर मीनिंग कन्वे करना है कि राम क्या भाई क्या कर रहा है। राम सो रहा है, राम हंस रहा है। तो राम के बारे में कि जो हमने नाउन लिया है, जो हमने नाउन को बनाया है, जो नाउन वर्ड है, वो क्या कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारी चीजें बताने के लिए हमने वर्ब बनाई। तो फिर हमने वर्ब बनाई, तो जैसे मैंने कहा राम इज डूइंग हिज होमवर्क। तो हमने ये कहा कि जो राम है वो अपना होमवर्क कर रहा है। अब यहाँ डू का मतलब होता है करना। अब जो है एक पर्सन है, वो कुछ कर रहा है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है। तो सबसे पहले जो पर्सन जिसके बारे में हमें बात करनी है, हमें वो चाहिए। फिर उसके बारे में क्या बताना है कि वो हंस रहा है, यानी क्या एक्टिविटी वो कर रहा है, उसको बताना पड़ेगा। आसान शब्दों में बताता हूं कि जब हम लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो मैंने ये बताया था कि हम किसी मीनिंग को कन्वे करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति, उस पर्सन की जरूरत पड़ेगी जिसके बारे में हमें बोलना है। तो इसका मतलब हमें नाउन की जरूरत पड़ेगी। नाउन जैसे ही हमने सेंटेंस में लिख दिया, तो उसके बाद हमें ये बताना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है, इसको कुछ हुआ है या फिर यह कुछ कर रहा है। जैसे राम खेल रहा है, तो हमने राम जो वर्ड यूज किया वो नाउन है। क्या कर रहा है वो, क्या सो रहा है, खेल रहा है, यानी उसके बारे में कि वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। राम को कुछ हुआ है, या राम ने कुछ किया है, या राम कुछ है कि राम पुलिस वाला है, राम सो रहा है, राम दुखी है, राम खेल रहा है। यानी फर्दर हमें उसे बताने के लिए वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, हमें वर्ब की जरूरत पड़ी थी। तो हमने नाउन लिया,
किसी का रेफरेंस देने के लिए, किसी व्यक्ति किसी वस्तु का रेफरेंस देने के लिए कि हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बता रहे हैं। वर्ब का हम यूज करते हैं कि उसके बारे में हम फर्दर क्या बता रहे हैं, कि उसने कुछ किया है, उसको कुछ हुआ है, ये सब बताने के लिए हम वर्ब का यूज करते हैं। अब देखिए चीजें थोड़ी सी अभी कंफ्यूजिंग सी लग रही होंगी आपको, क्योंकि आपने अभी तक चीजों को इस तरह से नहीं पढ़ा है। और दिस इज द बेस्ट मेथड टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप एक्चुअल में इंग्लिश को लर्न करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो दिस इज द 100% बेस्ट मेथड, क्योंकि यहां से चीजें ना ऐसी क्लैरिटी के साथ हमारे दिमाग में रहती हैं कि आप उस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। पहला, नाउन किसी पर्सन या किसी थिंग को आइडेंटिफाई करता है, उसके बारे में रेफरेंस देता है। जो वर्ब होती है वो किसी एक्शन का रेफरेंस होती है, यानी वो किसी एक्टिविटी को बताती है कि कोई कुछ कर रहा है या किसी को कुछ हुआ है। जैसे राम गिर गया, तो राम इसमें कुछ कर थोड़ी रहा है, लेकिन वो गिर गया, उसको कुछ हुआ है। या जैसे राम पुलिस वाला है, अब ना इसमें वो कुछ कर रहा है ना वो इसमें उसको कुछ हुआ है, हम सिंपली उसकी स्टेट बता रहे हैं कि इस राम जो है भाई एक पुलिस वाला है। तो सिंपली नाउन जो हम यूज करते हैं वो किसी का रेफरेंस देने के लिए, यानी किसी के बारे में बताने के लिए। फिर क्या बताने के लिए, वो एक्टिविटी कर रहा है या उसको कुछ हुआ है, इस चीज को बताने के लिए हम सेंटेंस में यूज करते हैं वर्ब। यानी जो सेंटेंस में एक्टिविटी को रेफर करेगा, किसी एक्शन को रेफर करेगा, वो वर्ड क्या कहलाएगा हमारा। एक्शन का मतलब होता है कि क्या काम हुआ है या क्या काम कोई कर रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो सारे वर्ड हमारे वर्ब कहलाएंगे। इतना समझ आया। अब देखिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, कि व्हाट आर द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, व्हाट आर द एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो एडजेक्टिव होते हैं ये डिस्क्रिप्शन होते हैं नाउन्स का। अब देखिए डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता, डिस्क्रिप्शन का यहां हमारा मतलब है कि हम नाउन के बारे में जब डिटेल ऐड करना चाहें, तो जो वर्ड हम यूज करेंगे वो सारे वर्ड क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। आइए समझाता हूं थोड़ा सा एक इजी वे में। जैसे मैंने कहा, जैसे आपने कहा वॉच, कि आप मार्केट गए और आप एक मार्केट से एक वस्तु खरीद के लाए, जैसे मान लीजिए आप वॉच खरीद के लाए। जब आप वॉच खरीद के लाए हो, तो जैसे मैंने कहा कि मैं घड़ी लेकर आया हूं, तो सामने वाले ने सोचा होगा इसकी कहाँ औकात है, ये तो 100-200 वाली खरीद के लाया होगा, बेकार सी खरीद के लाया होगा। तो अब मुझे इस नाउन के बारे में थोड़ी सी और डिटेल ऐड करनी होगी, जिससे कि थोड़ा सा मीनिंग और क्लियर हो जाए। तो उससे पहले, सामने वाले के समझने से पहले, मैंने इसके आगे लगा दिया, मान लीजिए एक्सपेंसिव लगा दिया, कि साहब तुम ये मत सोचना कि ये चोर बाजार की है या सस्ती है, एक्सपेंसिव वॉच है, महंगी वॉच है। तो हमने नाउन के बारे में थोड़ी सी और डिटेल ऐड कर दी। इतना समझ आया। देखिए चीजें जब हम एक नाउन को यूज करेंगे तो उसके बारे में डिटेल देना कभी कभी जरूरी हो जाता है। तो उन डिटेल देने वाले वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को डिस्क्राइब करने का काम करे, उसके मीनिंग में कुछ थोड़ी डिटेल ऐड कर दे, जिससे कि मीनिंग थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, सामने वाले को चीजें और क्लियर हो जाए। तो उसके लिए जो वर्ड हम इंग्लिश में यूज करते हैं वो सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, वो सारे वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसा मान लीजिए आप फोन खरीद करके लाए हैं, तो जो फोन है आप जो खरीद करके लाए हो, तो उसमें इतने सारे कलर होते हैं, तो कोई कुछ भी समझ ले। तो हमने उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हमने पहले ही कह दिया कि मेरा जो फोन है वो ब्लैक कलर फोन है, ब्लैक फोन, व्हाइट फोन, या फिर हम कहते हैं ना ब्लैक फोन चाहिए, या हम कहते हैं हमें पिंक फोन, या जैसे भी कलर का आप चाहोगे। यानी आप फोन की दुकान पर फोन खरीदने गए, तो आपने पहले ही रंग उसको बता दिया, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो
और दुकानदार को एक साफ और क्लियर मीनिंग कन्वे हो जाए कि जो ये ग्राहक आया है उसको कौन सा फोन चाहिए। लेकिन जब आप सिंगल फोन यूज करोगे तो वो इतने सारे फोनों में कंफ्यूज हो जाएगा कि सब कौन से कलर का चाहिए, कम से कम ये तो बता दो। तो साहब मुझे कलर ये चाहिए, तो आपने अगर उसके साथ लिख दिया ब्लैक फोन, तो इसका मतलब कि आपने मीनिंग को थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया, थोड़ा सा मीनिंग और क्लियर कर दिया। तो जो नाउन के बारे में डिटेल ऐड करने वाले वर्ड्स होते हैं, जो नाउन के बारे में हमें कुछ थोड़ा बहुत और जानकारी देते हैं, या नाउन के बारे में जो डिस्क्रिप्शन होते हैं, या नाउन को जो डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब करने का मतलब होता है विवरण करना या फिर फर्दर डिटेल देना, तो वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको एकदम से क्लियर होंगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। अब देखिए जो गलत लिख दिया क्या मैंने, दोबारा से। यहां देखिए थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहां आप ना काट कर इसको ऐसे कर लीजिए, यहां एडवर्ब आएगा। तो जो एडवर्ब होती हैं वो एक्चुअल में डिस्क्रिप्शन होती हैं वर्ब का। अब हमें पता है कि जो नाउन होते हैं वो किसी पर्सन या किसी थिंग को रेफर करते हैं, यानी जब हमें किसी पर्सन या किसी थिंग यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में डिटेल देनी हो तो हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, लेकिन हमें जब वर्ब के बारे में डिटेल ऐड करनी हो तो हम एडवर्ब का यूज करते हैं। अब वर्ब का क्या मतलब है? वर्ब का मतलब होता है एक्शन या फिर एक्टिविटी, यानी कि जो एक्टिविटीज हैं, जो काम हैं, वो काम के बारे में थोड़ी सी डिटेल देने के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वो कहलाते हैं एडवर्ब। जैसे मान लीजिए आप कहीं चलते हुए जा रहे हैं, तो आप चलते हुए जा रहे हैं या आप कहीं से आ रहे हैं, तो जब आप कहीं से आ रहे हैं और आप अपने दोस्त से फोन पर बात करते हैं, तो आपका फोन आपका दोस्त आपसे कहता है कि भाई थोड़ा सा जल्दी आ जा, मैटर हो गया है। यानी कि उसने जो ये जल्दी कहा कि फास्ट, कम ऑन कम फास्ट, कि भाई जल्दी आ जा, फास्ट, तो जो ये फास्ट वर्ड है इसने इस एक्शन के बारे में डिटेल दी कि आ, लेकिन यार जल्दी आ, ऐसा ना हो कि भाई मुझे कोई पीठ छीत के चला जाए। तो समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो जो एक्शन के बारे में डिटेल दे वो एडवर्ब, जो नाउन के बारे में डिटेल दे वो क्या है हमारे एडजेक्टिव। जैसे मान लीजिए वो, जैसे हमने कहा कि आ जाना यार, जब हम कह रहे हैं दोस्त कहाँ है भाई आ जा, तो इसका मतलब हो सकता है वो अब आए, 1 घंटे बाद आए, 2 घंटे बाद आए, बट हमने उससे बोल दिया कि भाई अर्जेंटली जल्दी आ जा, तुरंत एकदम फास्ट। तो इसका मतलब ये है कि हमने मीनिंग थोड़ा सा और क्लियर कर दिया, यानी वो एक्टिविटी कैसे होनी है, वो एक्टिविटी कितनी इंटेंसिफाई है, उसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल हमने दे दी। तो वो जो सारे वर्ड होंगे वो क्या कहलाएंगे? एडवर्ब। यानी जब हमने वर्ब को डिस्क्राइब करना हो, वर्ब के बारे में डिटेल देनी हो, एक्शन के बारे में डिटेल देनी हो कि कोई काम कैसे हो रहा है, स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, तो ये सारी चीजों के बारे में जो डिटेल हमें देता है वो सारी वर्ब की डिटेल देने का काम करता है हाँ एडवर्ब। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। देखिए यहां मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच से समझाने का मतलब पता क्या है? यहां पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाने का मतलब ये है कि आप ना चीजों को समझ पाओ एक बेहतर तरीके से। देखिए ऐसा नहीं है कि आपने इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ी होंगी, पढ़ी होंगी, लेकिन जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो हमारा नजरिया होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के, वो नजरिया थोड़ा सा साफ करने की जरूरत है। क्योंकि जब हम एक बेस को लेकर, एक मजबूत अंडरस्टैंडिंग को लेकर इन 5 6 7 लेक्चर्स में आप जो मेरा पर्सपेक्टिव है इंग्लिश को लेकर, जब आप उसके साथ इंग्लिश में एंटर करोगे ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल डिफरेंट होगा, और ये आपको पता चल रहा होगा लेक्चर देखकर ही। पार्ट्स ऑफ स्पीच मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए।
जितनी क्लियरिटी हमारी इनमें होगी उतनी क्लियर हमारी लैंग्वेज लर्निंग होगी। तो इसीलिए मैं इन पर एम्फेसाइज कर रहा हूं और इन चीजों को आपको सिखाना चाह रहा हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी खत्म नहीं हुई है। मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो रोल है वो आपको सिखा रहा हूं। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को सिर्फ अभी इतना बताया है कि क्या नाम है, क्या काम है, नाम क्या है, काम क्या है, नाम क्या है, काम क्या है। कि नाउन का नाम, ये नाउन है इस कैटेगरी का, वर्ड की कैटेगरी का, और इसका काम है रेफरेंस टू समवन और समथिंग। एक वर्ब भी कैटेगरी होती है वर्ड्स की, पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वर्ड की। वो क्या कहलाती है, वर्ब क्या करती है, किसी एक्टिविटी या किसी एक्शन को रेफर करती है। एडजेक्टिव नाउन के बारे में डिटेल देते हैं, नाम है एडजेक्टिव, काम है नाउन के बारे में डिटेल देना। नाम है एडवर्ब, काम है वर्ब के बारे में डिटेल देना। नाम है नाउन, यानी किसी को नेम देना, किसी की आइडेंटिटी बताना, किसी पर्सन या किसी रेफरेंस देना, किसी पर्सन या किसी थिंग का। तो हमने नाम जाने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, और एक वर्ड में काम जाने हैं। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म नहीं हुई, अभी हम पर्टिकुलर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को पकड़ेंगे और उस पर एक अच्छी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल्ड में आपको आगे पढ़ाई जाएंगी। अब यहां अगर हम एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब जो होती है वो डिस्क्रिप्शन होती है वर्ब का, वो तो ठीक है, लेकिन ये एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर देती हैं और ये एडवर्ब यानी खुद को भी डिस्क्राइब कर देती हैं। आपको इतना भी समझना है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स होते हैं, पहला नाउन, फिर वर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब। अब देखिए आपने इतना समझ लिया। नाउन किसी पर्सन या किसी थिंग के बारे में बताएगा, वर्ब किसी एक्शन को बताएगा। अगर हमें नाउन के बारे में डिटेल चाहिए तो हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, अगर हमें वर्ब के बारे में डिटेल चाहिए तो हम एडवर्ब यूज करते हैं। लेकिन एडवर्ब एक काम और कर देता है, वो काम क्या है, तो जो एडवर्ब होता है वो एडवर्ब जो वर्ब को तो डिटेल देता ही है, उसके बारे में तो हमें डिटेल देता ही है, साथ ही साथ ये डिस्क्राइब कर देता है एडजेक्टिव को भी, और साथ ही साथ ये डिस्क्राइब कर देता है खुद को भी। तो उम्मीद करता हूं कि प्राइमरी पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको एक छोटा सा आइडिया लग गया होगा कि प्राइमरी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं सेंटेंस में। यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। पढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरीज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच या कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स। वो क्या है, वो है सेकेंडरी पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि सेकेंडरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला है प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन होते हैं वो ऐसी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो नाउन की जगह पर आते हैं, यानी ये रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होते हैं। यानी जहां पर हमें नाउन ना यूज करना हो तो हम नाउन की जगह पर क्या कर देते हैं, प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। देखिए प्रोनाउन, प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, की जगह पर, और नाउन का मतलब नाउन, यानी ऐसे वर्ड इंग्लिश के ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज हो वो सारे प्रोनाउन कहलाते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देयर आर लिमिटेड प्रोनाउंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जो प्रोनाउन है वो लिमिटेड ही है, लेकिन इनका यूज बहुत वास्ट है, और एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक भी प्रोनाउन ही है। तो प्रोनाउन को जितनी अच्छे से आप समझ लोगे, अगर आपको एक्चुअल में बेहतर अंडरस्टैंडिंग चाहिए एग्जाम की और इंग्लिश की, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रीपोजिशन भी है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है और प्रीपोजिशन भी, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चैप्टर में जितनी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी ही अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, और वो नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है हमारी, वो है कंजंक्शन जो होती हैं वो हमारे कनेक्टर्स होते हैं, वो कनेक्ट करने का काम करते हैं, यानी जिन्हें हम कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। नहीं आई होगी अभी भी समझ में।
अब देखिए मैं आपको ये बताता हूं कि आप जो है जैसे कह रहे हो राम इज प्लेइंग कैरम, ठीक। अब मान लीजिए मुझे एक और पर्सन को इसके साथ कनेक्ट करना है, मान लीजिए राम के साथ श्याम भी खेल रहा है, तो मैं क्या काम करूंगा, एक ऐसा वर्ड यूज करूंगा जो इन दोनों को कनेक्ट कर दे। तो आपने जर्नली वो वर्ड देखा होगा, राम एंड श्याम। अब ये एक से दो हो गए हैं कनेक्ट होकर, तो अब इनके लिए जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर नहीं, वो प्लूरल यूज होगी। तो राम एंड श्याम आर प्लेइंग कैरम। तो अब ये जो एंड है इसने यहां पर इनको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया राम को श्याम से। इतना समझ आया। तो जो नाउन, वो जो कंजंक्शन होते हैं, सॉरी, वो जो कंजंक्शन होते हैं वो सेंटेंस में कनेक्ट करने का काम करते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लाउज जो भी है। अभी आप इतना समझिए कि जब भी हमें कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी दो चीजों को, दो वर्ड्स को, तो वो उनके लिए जो कनेक्टिंग वर्ड हमें चाहिए होगा उनके बीच में, उसको हम बोलते हैं नाउन, वो सॉरी उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। क्या बोलेंगे उसको, कंजंक्शन। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद जो होता है वो आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, तो जो प्रीपोजिशंस होते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं, यानी वो रिलेट करने का काम करते हैं एक चीज को दूसरी चीज से। अब आपको ऐसे समझना है कि जब हमें किसी नाउन या प्रोनाउन को, या किसी नाउन को ही समझ लो, किसी व्यक्ति या किसी पर्सन को, किसी नाउन को सेंटेंस के दूसरे वर्ड से रिलेट करना हो, तो उसके लिए जो उनके बीच वर्ड यूज होता है वो होती है प्रीपोजिशन। दोबारा से सुन लो, सेंटेंस के अंदर किसी नाउन को अगर हमें सेंटेंस के दूसरे वर्ड से रिलेट करना है, किसी दूसरे वर्ड से उसका क्या संबंध है, ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए, रिलेट करने के लिए जो वर्ड यूज होगा वो कहलाएंगी प्रीपोजिशन। तो जो प्रीपोजिशंस होती हैं वो सेंटेंस के वर्ड्स को दूसरे वर्ड से रिलेट करने का काम करती हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें आपको क्लियर होंगी। अब अगर हम बात करें कि सर हमें तो ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि कंजंक्शन वर्सेस प्रीपोजिशन, कि साहब कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में हम कैसे अंतर को आइडेंटिफाई करें, हमें तो बड़ा इसमें कंफ्यूजन हो रहा। कनेक्टर्स, रिलेटिंग, लग तो दोनों सेम सेम से रहे। तो आइए मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, कि राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा राम विद श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब आपको लग तो सेम ही रहा है, ठीक। अब इसको समझते हैं, यहां पर दोनों सेंटेंस सेम ही हो गए क्या, गलत हो गया, ठीक है। ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, दोबारा से वही सेंटेंसेस लिख दिए, यहां कुछ और लिखना था। अब आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आप हैं और आपका एक दोस्त है, आप अपना नाम एक बार के लिए राम मान लीजिए और आप अपने दोस्त का नाम एक बार के लिए श्याम मान लीजिए। आप मत मानिए, आप अपनी मर्जी से जो आप चाहे वो मान लीजिए। आप अपने दोस्त के साथ आ रहे हैं कहीं से, तो मैंने एक सेंटेंस यूज किया, राम एंड श्याम, यहाँ एस बड़ा बनेगा, आर कमिंग टू मीट मी, कि राम और श्याम मुझसे मिलने आ रहे हैं, ठीक। अब जब मैंने एंड जोड़ा है और जो मैंने ये लगाया राम विद श्याम इज कमिंग टू मीट मी, अगर हम बात करें इसकी, तो यहां हमने राम और श्याम को कनेक्ट किया है एंड से और राम को श्याम से रिलेट किया है प्रीपोजिशन से। अब दोनों में अंतर क्या है,
जैसे मान लीजिए आपके दो फ्रेंड हैं राम और श्याम, और वो जो दो फ्रेंड्स हैं वो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि आप और आपका दोस्त है राम और श्याम, आप कहीं जा रहे हो, तो मान लीजिए ऐसे ही मेरे दो दोस्त हैं राम एंड श्याम, वो मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो जब मैंने इसको कंजंक्शन से कनेक्ट किया है तो मैंने सिंपली बताया कि जो राम है और श्याम है वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। ठीक, अब अगर हम देखें तो हमें ये नहीं पता कि वो दोनों साथ आ रहे हैं, वो दोनों अलग अलग आ रहे हैं, वो दोनों एक ही दिन आ रहे हैं, या वो दोनों किस तरीके से आ रहे हैं। लेकिन अगर हम नीचे वाला सेंटेंस देखें तो मैंने लिखा राम विद श्याम, कि राम श्याम के साथ मुझसे मिलने आ रहा है। इसका मतलब राम के साथ 100% श्याम है। लेकिन पहले वाले सवाल में ये नहीं मेंशन है कहीं भी कि वो दोनों साथ ही हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी। तो रिलेट करने का मतलब ये होता है कि जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस के दूसरे नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करते हैं, उनमें कोई रिलेशनशिप दिखाते हैं, तो वो जो रिलेशनशिप होती है, वो रिलेशनशिप एक्सप्रेस करने के लिए जो बीच में यूज की जाती है वर्ड्स, जो बीच में यूज किया जाता है वर्ड, वो कहलाता है प्रीपोजिशन। और सिंपली कनेक्ट करना हो तो जो बीच में यूज किया जाता है वो कहलाता है कंजंक्शन, वो कहलाते हैं कंजंक्शन। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर होंगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। दिस इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। तो जो इंटरजेक्शन होती है, मैंने आपको द सेंटेंस चैप्टर जब टाइप ऑफ पढ़ा रहा था मैं, तो उसमें मैंने बताया था कि जो सडन फीलिंग एक्सप्रेशन का एक्सप्रेस करने का काम करते हैं सेंटेंस, वो कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। लेकिन जो वर्ड हमारी सडन फीलिंग्स को, एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करते हैं, वो कहलाते हैं इंटरजेक्शन। अब मैंने वहां पर आपको ये बताया था कि ये स्ट्रक्चर मैंने 3 आपको दिए थे, और मैंने आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था कि आप इनको आइडेंटिफाई करो कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो अगर हम देखें पहले सेंटेंस को, दूसरे सेंटेंस को, तीसरे को, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा सही है। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि इंटरजेक्शन आर नोट द ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कि जो इंटरजेक्शन होते हैं वो ग्रामेटिकल पार्ट नहीं होते हैं किसका, सेंटेंस का। यानी सेंटेंस का ग्रामेटिकल पार्ट नहीं है, तो इनका मतलब सेंटेंस में ये ग्रामेटिकल फंक्शंस नहीं करते। ग्रामेटिकल फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन जो करती हैं सेंटेंस के अंदर फंक्शन, ये वैसे सेंटेंस के अंदर फंक्शन नहीं करता। इसका मतलब ये है कि इसको सेंटेंस से सेपरेट यूज किया जाएगा। अब इसको अगर सेंटेंस से सेपरेट यूज किया जाएगा तो इसके लिए एक अलग मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन चाहिए, क्योंकि ये एक्सक्लेमेशन को रेफर कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं कि हम इंटरजेक्शन के साथ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देते, और वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड मार्क, देखिए अगर हम देखें इंग्लिश में एंड मार्क 3 होते हैं। एंड मार्क मतलब कि सेंटेंस में लास्ट में लगने वाले चिन्ह वो 3 होते हैं। पहला क्वेश्चन फुल स्टॉप, दूसरा क्वेश्चन मार्क, और तीसरा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। यानी जहां भी सेंटेंस खत्म होगा आपको ये 3 ही देखने को मिलेंगे। बीच में और भी लगते हैं लेकिन लास्ट में आपको यही मिलेंगे। अब देखिए अभी के लिए आप इन तीनों को याद रखिए, फर्दर के लिए मैं आगे सारे डिटेल में बता दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस के लास्ट में ये होना चाहिए, ये या ये। अब अगर जब हमारे इंटरजेक्शन सेंटेंस का पार्ट ही नहीं है ग्रामेटिकली, तो हमें उसको सेंटेंस से अलग रखना पड़ेगा, और हमें एक्सक्लेमेशन के लिए एंड मार्क भी लगाना पड़ेगा। तो हम उस वर्ड के साथ, इंटरजेक्शन के साथ ही मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं। तो हमने इसके साथ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया, लेकिन ये सेंटेंस का पार्ट नहीं रहा, और ये जैसा कि एंड मार्क है, इसका मतलब यहां पर हमने अपनी एक फीलिंग को एक्सप्रेस कर दिया। अब यहां से एक दूसरी सेंटेंस शुरू होगी, एक दूसरी बात शुरू होगी, वो थी वी हैव बोन। और जब भी कोई नया सेंटेंस शुरू होता है, वो सेंटेंस शुरू होता है किससे, कैपिटल लेटर से।
और यहाँ कैपिटल लेटर शुरू करेंगे और लास्ट में हमने लगा दिया मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्योंकि इस सेंटेंस के थ्रू हम एक्सक्लेमेशन को शो कर रहे हैं। अब ये चीज आपको समझ नहीं आ रही होगी, मैंने आपको उन क्वेश्चन का जवाब दिया, मैंने आपसे कहा था ना कि जब मैं इंटरजेक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इनके जवाब दूंगा, तो मैं वही कर रहा हूँ, उसी चीज का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये चीज भी आपके बहुत काम आएगी जब आप क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन सोल्व करोगे। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना, हर चीज एग्जाम में काम आती है, हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये बात। आप ना चीजों को स्किप मत किया करो, चीजें कठिन हो तो समझने की कोशिश करो, इतना हार्ड भी नहीं है। तो नया सेंटेंस कैपिटल से शुरू होता है, लास्ट में हमें एक्सक्लेमेशन चाहिए, तो ये सेंटेंस हो गया सही। लेकिन अगर आप कुछ बुक में देखोगे तो उस बुक में क्या होता है कि जो ये हुर्रे जो लिखा है, ये इंटरजेक्शन, इसे सेंटेंस का पार्ट मान लिया जाता है, लेकिन हमें पता है कि ग्रामेटिकल पार्ट नहीं है, तो हम इसको ग्रामेटिकली अलग रखने के लिए कोमा का यूज कर लेते हैं और सेंटेंस को वहीं से कंटिन्यू कर देते हैं। इसीलिए इसके बाद हम स्मॉल लेटर का यूज करते हैं और इसके थ्रू हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेशन को शो करता है, यानी सडन फीलिंग एक्सप्रेशन को शो करता है। उसके लिए हम एंड मार्क लगा देते हैं और ये भी स्ट्रक्चर हो गया हमारा सही। अब आते हैं थर्ड पर। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि यहां पर एक सेंटेंस खत्म हो गया, एंड मार्क हमने लगा दिया। अब ये नया सेंटेंस शुरू करने के लिए हमें कैपिटल लेटर की जरूरत पड़ेगी, जो कि इसमें नहीं है, तो इसका मतलब हम कैपिटल लेटर यहां लगाएंगे तो ये सही होगा। लेकिन उसके बाद एंड मार्क आपको क्या लगाना है वो आपको अपने अकॉर्डिंग शो कर, अपने अकॉर्डिंग जज करना है, क्योंकि अगर अब यहां मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाओगे तो ये सेंटेंस भी आपका एक्सक्लेमेशन शो करेगा, लेकिन अगर यहाँ आप फुल स्टॉप लगाओगे तो केवल ये वर्ड आपका एक्सक्लेमेशन शो करेगा और ये सेंटेंस आपका आपके सिंपल स्टेटमेंट को शो करेगा। अभी फिलहाल के लिए ये सेंटेंस आपका गलत है। तो आज की क्लास को हम समराइज करते हैं एक बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन आज देखा है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म नहीं हुई हैं, अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू भी नहीं हुई हैं। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाने से पहले एक इंट्रो ले लिया है, ओवरव्यू, सरसरी निगाहों से, जैसे हम ऊपर ऊपर से कोई चीज देख लेते हैं। अब हम फर्दर नीचे डिटेल में उतरेंगे इन पर और एक एक करके इनको पढ़ेंगे। पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच और दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पहली जो थी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पढ़ने के लिए वो थी प्राइमरी और दूसरी थी सेकेंडरी। प्राइमरी वाली प्राइमरी क्यों है, सेकेंडरी वाली सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि दीज आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के ये एसेंशियल पार्ट होते हैं, और जो सेकंड वाले होते हैं वो कम एसेंशियल होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दीज आर चेंजेबल, इनकी संख्याएं बढ़ रही हैं दिन ब दिन और ये कांस्टेंट है। उसके बाद हमारी जो सिंगुलर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये प्राइमरी में आती है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, और हमारी सेकेंडरी में आती है क्या, प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। नाउन रेफरेंस टू समवन और समथिंग, किसी पर्सन या किसी थिंग के बारे में बताए वो नाउन, किसी एक्शन या स्टेट को बताए वो वर्ब, नाउन के बारे में डिटेल दे एडजेक्टिव, वर्ब के बारे में डिटेल दे एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब और वर्ब तीनों को भी डिटेल दे सकती है एडवर्ब। प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज होते हैं, कंजंक्शन कनेक्ट करते हैं और प्रीपोजिशन रिलेट करते हैं। उसके बाद हमारे क्या है, इंटरजेक्शन, जो एक्सप्रेस करते हैं सडन फीलिंग्स और एक्सप्रेशन को। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर।